नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको रोज की तरह बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। मोदी ने जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट, राहुल गांधी का कनेक्शन निकालना शुरू किया तो संसद में तमाशा शुरू हो गया क्या? मोदी विरोध में राहुल गांधी एंड टीम का ऐसा ड्रामा कि पूरी संसद और पूरा देश शर्मसार हो गया। कांग्रेस सोनिया गांधी का बर्थडे मनाती रह गई। बीजेपी ने सोनिया पर बड़ा खुलासा कर दिया क्या? ममता और अखिलेश की पार्टी ने राहुल गांधी पर चौतरफा अटैक क्यों शुरू कर दिया है, आज इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा पीएम मोदी और भारत का नया तनाव, नया टेंशन। बांग्लादेश के बाद अब सीरिया पर कट्टरपंथियों का कब्जा। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से मिलते ऐसा क्या कहा कि यूक्रेन के तोते उड़ गए हैं, आज आपको यह भी बताऊंगा। कोर्ट पहुंचे लॉरेंस बिश्नोई से 50 सवाल और जज के सामने ही हो गया बड़ा खुलासा क्या? लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान और दूसरी धमकियों पर जो कहा वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है, लेकिन उसकी फिल्म कौन बनाने में जुटा है, आज ये भी दिखाऊंगा। और यूपी चुनाव के पहले पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की वो तस्वीर आई कि अखिलेश सो नहीं पाएंगे आज। मोदी योगी ने नोएडा के पास वो बना दिया जो चीन और रूस भी ना बना पाए, आज उसकी तस्वीर दिखाऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, जबकि कुल 17 विधायकों के टिकट काट दिए गए। इस बार मनीष सिसोदिया की सीट बदलकर उन्हें जंगपुरा से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अवध ओझा को पटपड़गंज और दिनेश भारद्वाज को नरेला से उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली में आज 40 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। धमकी भरे ईमेल में $30,000 की मांग की गई थी। धमकी के बाद स्कूलों से बच्चों को वापस भेज दिया गया। हालांकि सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पूरे मामले पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक रेस्टोरेंट में वेज खाना ऑर्डर करने के बाद भी एक परिवार को नॉनवेज परोस दिया गया। इसके बाद परिवार ने सुल्तान नाम के वेटर पर जानबूझकर धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मामले की जांच अब मेरठ पुलिस कर रही है। पुणे के चिखली इलाके में एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे उठ रहा काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में आसपास के 15 गोदामों को अपनी चपेट में इसने ले लिया। हालांकि आग लगते ही आसपास का इलाका खाली करा लिया गया था, जिसकी वजह से हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू होने के बाद ठंड बढ़ गई है। केदारनाथ मंदिर के आसपास 2 इंच मोटी बर्फ जम गई है, जिसकी वजह से पुनर्निर्माण के काम पर ब्रेक लग गया है। बद्रीनाथ धाम भी सफेद चादर से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाके में हो रही बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिल गए। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन और अब पाठशाला की पहली क्लास। लेकिन पहली क्लास शुरू होने से पहले पाठशाला के हर स्टूडेंट यानी हर दर्शक को जो सम्मान मिला है उसकी खबर। और क्योंकि ये पाठशाला को सम्मान है, मुझे सम्मान है, यानी आप सबका सम्मान है। और इस बार तो पाठशाला को प्रतिष्ठित इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स यानी ITA अवार्ड्स में एक नहीं 2 अवार्ड मिले हैं। और ये दोनों अवार्ड मैंने इसीलिए यहां पर आपके लिए रखे हैं ताकि आपको भी दिखा सकूं। ये वो 2 अवार्ड हैं जो पाठशाला की टीम को, नव भारत को और मुझे मिले हैं। और मुझे मिले हैं, पाठशाला को मिले हैं, इसका मतलब आप हर दर्शक को मिले हैं। ये आपका अवार्ड है और इसलिए मुझे लगा कि आपको भी ये जरूर दिखाऊं, क्योंकि ये बड़ा प्रतिष्ठित ITA अवार्ड है जो कि मिला है। और पाठशाला को बेस्ट न्यूज शो का अवार्ड मिला और मुझे बेस्ट न्यूज एंकर का अवार्ड मिला है। यह सम्मान सिर्फ पाठशाला का नहीं है, यह सम्मान आप सभी का है। पाठशाला के करोड़ों दर्शक जिन्होंने पाठशाला को नंबर 1 फैमिली न्यूज शो बनाया है, उनके इस प्यार की वजह से आज पाठशाला की धूम पूरे देश में मची हुई। 7 हफ्ते से पाठशाला TSV में नंबर 1, अवार्ड पे अवार्ड मिल रहा है। यह सब कुछ आप लोगों के प्यार की वजह से। हर एक बड़े मंच पर आपके अपने शो पाठशाला की चर्चा हो रही है। यह सम्मान, यह अवार्ड आपका है, आपकी वजह से। जिन्होंने बड़े बड़े लेगेसी न्यूज चैनल्स और बड़े बड़े न्यूज शो के बीच पाठशाला को इस मकाम तक पहुंचा दिया। इस प्यार के लिए, इस विश्वास के लिए
आप सभी का बहुत धन्यवाद। 15 दिन हो गए बॉस, सिर्फ एक नेता की जिद की वजह से पूरी संसद ठप पड़ी हुई। नेता भी वो जो बार बार चुनाव हार रहा है, नेता भी वो जिसके मुद्दे में खुद उसके लोगों को कोई दम नहीं लग रहा, नेता भी वो जिसके अपने साथी कह रहे हैं कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। फिर भी कैसी गजब पार्टी है कि इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इन्हें सुनाई नहीं दे रहा, या फिर ये जानबूझकर चाहते हैं कि जॉर्ज सोरोस डीप स्टेट पर इनसे सवाल ना हो, इसलिए इतना हंगामा खड़ा कर दो मोदी अडानी की कोई सवाल ही ना पूछ पाए। हालांकि इनके दोस्त तक इनको नहीं पूछ रहे हैं, ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक सब कांग्रेस पार्टी को धो रहे हैं भाई पानी पी पी के। लेकिन कांग्रेस ने तो जैसे सियासी समझ को साइड में रख दिया कि छोड़ो यार। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं ना, जो कह रहे हैं, उसी पर कांग्रेस पार्टी बस ताली बजाने में जुटी। आज संसद में जिस तरह की सियासी नौटंकी हुई है वो आपने कभी देखी नहीं होगी। अडानी का जो मुद्दा पिट चुका है, इनके खुद के इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं बॉस कि पब्लिक का मुद्दा उठाओ, नहीं चल रहा है यार, पब्लिक नहीं मानने जा रही कि नरेंद्र मोदी जो है वो सेटिंग करके पैसा खा रहे हैं। नहीं है भाई, लोगों को इस पर भरोसा। वो देख रहे हैं वो आदमी अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ ना बंगला ना घर वाले सामान्य जीवन जा रहे, कहां जाएगा पैसा। लेकिन कांग्रेस को जैसे पता नहीं क्या सनक सवार हो गई कि नहीं हम ये मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। कोई नहीं है उनके साथ इसी मुद्दे पर, लेकिन संसद में कांग्रेस का सियासी ड्रामा चल रहा है। कभी कपड़ों पर मोदी अडानी का बिल्ला लगा लेते हैं, कभी मोदी अडानी का मास्क लगाकर ड्रामा होता है। यानी कोई गंभीरता नाम की चीज ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि संसद का सत्र पब्लिक के मुद्दे उठाने के लिए नहीं है, अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने के लिए नहीं है, गंभीर विषयों पर चर्चा करने के लिए नहीं है। एक आदमी ने तय किया कि हम चलने नहीं देंगे, हम हंगामा करेंगे, वीडियो बनाएंगे, तमाशा होगा, और वही चले जा रहा है संसद में। और अब तो विपक्ष के लोग भी ऐसे ड्रामों से परेशान हो गए। लेकिन इन लोगों को समझ में आए तब तो समझने को तैयार नहीं है। पब्लिक तो सब समझ रही है और वो देख रही है कि एक तरफ संसद को अटकाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ देश को बढ़ाने वाले लोग। जिस दिन संसद में राहुल गांधी का अडानी वाला ड्रामा चल रहा था, उसी दिन नरेंद्र मोदी राजस्थान जाकर वहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स से बात कर रहे थे, राजस्थान को प्रमोट कर रहे थे कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स आकर वहां पर निवेश करें। वो हरियाणा में नई स्कीम लॉन्च कर रहे थे जिसमें 2 लाख महिलाओं को रोजगार मिलने वाला है। तो ये पब्लिक को नहीं दिख रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरह से काम पे काम किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखती है तो देखती करे भाई साहब इनका ट्रैक ही चेंज नहीं हो रहा है। तो पब्लिक को सब क्लियर दिखने लगता है। फिर ये चुनाव हारेंगे तो उसके बाद कहेंगे ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया, वो नहीं बॉस, ये आपकी समझ हैक हो चुकी है, राजनीतिक समझ। जनता सब समझ रही है और वो देखकर ही फैसले कर रही है। पहले आपको बताता हूं कि संसद में आज नया ड्रामा हुआ क्या है। राहुल गांधी ने आज भी संसद के बाहर अडानी के मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस के नेता संसद के गेट के बाहर अडानी के पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आज तो राहुल गांधी ने अपने ही सांसद को अडानी और पीएम मोदी का मास्क पहना दिया। पीएम मोदी और अडानी का मास्क पहने कांग्रेस नेता ऐसे दिखा रहे थे जैसे मोदी अडानी की जेब में है। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और नकली अडानी बने अपने ही नेताओं का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, जिसमें वही सारी बातें पूछी जो राहुल गांधी खुद बोलते रहते हैं। मतलब गजब का ड्रामा चल रहा है। जैसे बच्चों की पार्टी में मिकी माउस और टेडी बियर की कॉस्ट्यूम पहन के हंसी मजाक होता है, वो संसद में चल रहा है बॉस। इसका मतलब आपको लग रहा है कि इसके पहले जो किया वो हुआ नहीं, तो कुछ नया ड्रामा ट्राई करो। पहले वाला नहीं चला ना, तब ये सब करना पड़ रहा है ना। ठीक उसी तरह से राहुल ने भी संसद के बाहर ड्रामा क्रिएट किया जैसे बच्चों की पार्टी में होता है। राहुल गांधी इतना उत्साहित हो जाते हैं कुछ भी ऐसा करके, उनको लगता है जैसे अब तो एलियंस आएंगे कहने के बॉस आपने गजब कर दिया, हमको पृथ्वी पर आना पड़ा आपको बधाई दे। सुनिए एक बार राहुल गांधी क्या किए हैं, क्या बोले हैं, उसके बाद आपको बताता हूं संसद के अंदर कैसे खुद खड़गे ने कांग्रेस को फंसा दिया। क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? उसके लिए अभी हमारा मीटिंग शाम को है, हम आज डिसाइड कर देंगे कि मैं जो भी करता हूँ ये बाई होने तक। भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ, हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का, सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा पूरा देश का। ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं?
ये हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है अभी। संसद ये सबके लिए है भाई। संसद चल रही है, कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा है। ये कोई खेल नहीं है जिसे खिलौना समझकर राहुल गांधी खेल रहे हैं और पूरी कांग्रेस ताली बजा रही है। लेकिन राहुल गांधी का जो मन आता है वो करते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी चाहे ना चाहे उनको सपोर्ट करना ही है। लेकिन जब ये सब करोगे तो फिर जवाब भी देना पड़ेगा। कांग्रेस का ये ड्रामा देखकर बीजेपी ने भी कांग्रेस के आज धागे खोल दिए और कांग्रेस से जॉर्ज सोरेस के कनेक्शन पर सवाल पूछ लिया। कांग्रेस पर आरोप लगते ही कि अडानी मुद्दे को हवा देने में जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन है। बीजेपी ने यह दावा किया कि सोरोस के कहने पर ही राहुल गांधी अडानी को टारगेट कर रहा है। आज राज्यसभा के अंदर बीजेपी ने सोरोस और कांग्रेस कनेक्शन को लेकर जो जमकर हंगामा किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के सोरोस कनेक्शन पर चर्चा की मांग की। उसके बाद बीजेपी के सांसदों ने सोरोस को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया। सुनिए बीजेपी सांसदों ने क्या कहा है, फिर बताता हूं जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे सेल्फ गोल कर दिया। कि एक राजनीतिक दल के संबंध जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों के साथ है, उस पर हमारे सभी सदस्य उद्वेलित हैं और इस पर चर्चा चाहते हैं। जॉर्ज सोरेस कांग्रेस का कौन सगा लगता है, इसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से कांग्रेस के लोग किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों, डीप स्टेट के समर्थन से, जॉर्ज सोरेस की मदद से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के एजेंट बन करके इस देश में विखंडता पैदा करना चाहते हैं। सोनिया गांधी और सोरेस के बारे में जो खबर छपी है वो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत खतरनाक है। कांग्रेस पार्टी का लगातार कहीं न कहीं जॉर्ज सोरेस के साथ मिलीभगत है और जॉर्ज सोरेस देश की अर्थव्यवस्था को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन में चर्चा कराया जाना चाहिए कि आगे जॉर्ज सोरेस का संबंध कांग्रेस के किन नेताओं से है। जब सदन चलता है तब इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं। यानी बीजेपी भी फ्रंट फुट पर खेल रही है। आप देखिए बॉस, चौतरफा कांग्रेस को घेर लिया। हर सांसद खड़ा हो गया बीजेपी और एनडीए का, बोला कि नहीं बताओ क्या कनेक्शन है कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस का और राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का। पूरा हंगामा हुआ बॉस कि वहां पे चर्चा कराइए ना, बताएं ये लोग। राज्यसभा में बीजेपी के साथ साथ एनडीए सांसदों ने भी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन आरोप लगाया कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का सोरोस के साथ कनेक्शन है और जॉर्ज सोरोस वही अमेरिकी उद्योगपति है जिसने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए $1 मिलियन के इनाम का ऐलान कर रखा है। जेडीयू सांसद की बात सुनकर मल्लिकार्जुन खड़गे फौरन खड़े हो गए, बोले कि जो सदस्य सदन में नहीं है उसके बारे में इस तरह की बात करना ठीक नहीं। इस पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे जी को फंसा दिया। बोले कि आपको कैसे पता चला हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नाम तो लिए नहीं। देखिए कैसे खड़गे अपने ही बातों में फंस गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है, इसको तो जरूर इस पर एक डिबेट होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी सोरोस का इन्वॉल्वमेंट है। $1 मिलियन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए $1 मिलियन मैंने रखा हुआ है। सर इनको बिठाइए। अगर हाउस देखिए, यही बोल रहा हूँ मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं, क्योंकि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। बीजेपी ने फंसा दिया भाई। बीजेपी कह रही है कि हमने तो किसी का नाम नहीं लिया। आपको कैसे पता जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस के किसी नेता से कनेक्शन है? उसमें उसी नेता की बात हो रही है जो उस वक्त सदन के अंदर नहीं है। भाई बीजेपी कह रही है हो सकता है हम खड़गे साहब का बोल रहे हो सकता है जयराम रमेश का बोल रहे हो। आपने कैसे जान लिया कि उसी सदस्य की बात हो रही है जो सदन में नहीं है? तो बीजेपी कह रही है इसका मतलब आपको पता है कि किसका कनेक्शन है। कुल मिलाकर
कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि राहुल गांधी को चमकाने में खुद कांग्रेस नेताओं के पसीने छूट जा रहे हैं। बॉस, राहुल गांधी ने अडानी पर जो भी आरोप लगाए हैं वो सिर्फ आरोप है, उसमें से कुछ भी साबित नहीं हुआ है। और राहुल गांधी को अगर अपने आरोपों में इतना ही दम लगता है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? संसद चलने दीजिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट में कीजिए केस। ऐसा राहुल गांधी इसलिए नहीं कर रहे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां सारे एजेंडे की पोल खुल जाएगी, इसलिए संसद के बाहर रोज नया ड्रामा होता है और इस वजह से कांग्रेस नेताओं की हालत खराब हो रही है। भाई आखिर कब तक राहुल गांधी के हवाई आरोपों को जस्टिफाई करें? दूसरी तरफ अब बीजेपी ने कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। आप देखिए कैसे राहुल गांधी अपनी ही चाल में उलझते जा रहे हैं। भाई राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया तो बीजेपी सोरोस को लेकर आई। अडानी पर अमेरिकी कोर्ट में आरोप तय होने पर राहुल ने हंगामा किया तो बीजेपी ने फ्रेंच मीडिया में सोरोस को लेकर छपी खबर पर हंगामा किया। राहुल गांधी अपने आरोप के पक्ष में कुछ भी साबित नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी ये नैरेटिव बनाने में सफल हो रही है कि सोरोस के कहने पर राहुल अडानी को टारगेट कर रहे हैं। वो कनेक्शन दिखाती है कि भाई उधर ओसीसीआरपी खबर छापता, इधर राहुल गांधी और कांग्रेस कैसे उठा लेते हैं, बताइए जरा, पूछ रही है वो। चुनावों में भी राहुल को अडानी के मुद्दे से कोई फायदा नहीं हो रहा है। राहुल के अड़ियल रवैये से इंडी गठबंधन में भी लड़ाई बढ़ती जा रही है। यानी अडानी पर आरोप लगाने से राहुल गांधी को नुकसान के सिवा कुछ नहीं हो रहा। पर पता नहीं क्या उनकी सियासी समझ है, उनकी टीम एकदम ढकलेल है, क्या है हिसाब टीम का मुझे समझ में नहीं आता। आपको इतनी पॉलिटिकल समझ नहीं है कि यह मुद्दा नहीं चल रहा है बॉस, पब्लिक नहीं स्वीकार कर रही है। फिर भी राहुल गांधी अपनी ही दुनिया में मगन है और इस डिल्यूजन में है कि वो जो बोल रहे हैं वही सच है। लेकिन पब्लिक सब देख रही है और समझ रही है कि किस तरह से राहुल गांधी अडानी के मामले में बेवजह का ड्रामा कर रहा है। भाई पब्लिक देख रही है कि दिल्ली में राहुल गांधी अडानी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार अडानी के साथ डील कर रही है। तेलंगाना में आज इसी मुद्दे पर बीआरएस के नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीआरएस नेता जो टी शर्ट पहन के आए थे उसमें रेवंत रेड्डी और अडानी की तस्वीर छपी थी। यहां राहुल गांधी मोदी अडानी की तस्वीर छाप रहे हैं, वहां तेलंगाना में उनके ही सीएम रेवंत रेड्डी और अडानी की तस्वीर छाप के बीआरएस आ गई। उसमें लिखा था कांग्रेस अडानी बाय बाय। यानी जो ड्रामा राहुल गांधी कर रहे हैं ठीक वैसा ही ड्रामा तेलंगाना में बीआरएस कांग्रेस के खिलाफ कर रही है। फर्क इतना है कि राहुल गांधी प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो आजादी से जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। जबकि तेलंगाना में बीआरएस के प्रोटेस्ट से कांग्रेस बौखला गई और बीआरएस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। यह फर्क है नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राज में। आप यह भी देखिए कि राहुल गांधी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अडानी के मुद्दे से पीएम मोदी परेशान हो जाए, लेकिन पीएम मोदी को लोड ही नहीं ले रहे, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि सारे आरोप सिर्फ ड्रामे के लिए है और इसी वजह से पीएम मोदी अपने काम में लगे। उनको पता है कि इनका हिसाब यह है कि किसी तरह से देश की गति को डिरेल कर दो, संसद मत चलने दो, मोदी का ध्यान इधर रखो। उनको पता है कि इनके कोई आरोप टिकते नहीं है क्योंकि फैक्ट्स तो होते नहीं है, तो क्यों कौन समय बर्बाद करे भाई। तुम उधर संसद का समय बर्बाद करो, मैं इधर देश को आगे बढ़ाने में लगता हूं। पीएम मोदी ने आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन कर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब निवेश आएगा जिससे युवाओं को लाभ होगा। राजस्थान के बाद पीएम मोदी हरियाणा के लिए निकल गए, जहां पीएम मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत कर दी। एक बार पीएम को सुनिए, फिर बताता हूं। सोनिया गांधी के बर्थडे था आज, उसी दिन बीजेपी ने कितने गंभीर आरोप सोनिया गांधी पे लगा दिए। राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। नए अवसरों को बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान के इस आर फैक्टर में अब एक और पहलू जुड़ चुका है। राजस्थान के लोगों ने यहां भारी बहुमत से बीजेपी की रिस्पॉन्सिव और रिफॉर्मिस्ट सरकार बनाई है। बहुत ही कम समय में यहां भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम ने शानदार काम करके दिखाया है। कांग्रेस कह रही है कि नरेंद्र मोदी सब अडानी को दे रहे हैं और राजस्थान में ग्लोबल बिजनेस समिट चल रहा है, मतलब दुनिया भर के जो बिजनेसमैन है उनको नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आइए ना बॉस, राजस्थान में पैसा लगाइए। ऐसे ही नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं तो पूरी दुनिया के बिजनेसमैन से कहते हैं कि आइए ना बॉस, इंडिया में पैसा लगाइए।
तो सब अडानी को देना होता तो ये क्यों करते बॉस? कुछ तो नया लेके आइए। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी और खड़गे को सोरोस के मुद्दे पर फंसाने के बाद अब बीजेपी ने डायरेक्ट सोनिया गांधी पर अटैक कर दिया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोनिया गांधी पर भारत विरोधी फोरम के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक यानी FDL-AP की सह-अध्यक्ष हैं। इस संगठन से भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन में बातें की जाती रही। FDL-AP को भारत विरोधी एजेंडे का सूत्रधार जॉर्ज सोरोस फंड कर रहा है। FDL-AP जम्मू कश्मीर के संबंध में भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन में बात करता है। सोनिया गांधी ने संस्था में सह अध्यक्ष का पद क्यों स्वीकार किया था, बीजेपी पूछ रही है। भाई बीजेपी कह रही है कि देश विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस काम कर रही है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को, फिर आगे की बात बताता हूं। फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है, साफ साफ बताइए। और इसमें जिस प्रकार से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बातें कही जा रही हैं, वो आपकी सहमति से हैं या आपकी दुरभिसंधि के साथ हैं? विद योर कॉग्निजेंस एंड कोहेरेंस। तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? हमें साफ जवाब चाहिए। सोनिया गांधी पर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी फर्जी आरोप लगाकर संसद नहीं चलने दे रही। कांग्रेस का सोरोस फाउंडेशन के साथ कोई संबंध नहीं है। सुनिए राजीव शुक्ला। ये कोई विषय ही नहीं है। सोरोस फाउंडेशन कांग्रेस पार्टी का कोई रिश्ता नहीं। कि नहीं, एक चीज बेवजह का एक अफवाह है, एक जो है फर्जी खबर चला के इन लोगों ने करके कर रहे हैं। असली चीज जो चर्चा मांगी जा रही है पहले दिन से, वो तो दी नहीं। या तो वो देते पहले चर्चा, पहले दिन से जो नोटिस लगाए थे विपक्ष ने, और फिर सत्ता पक्ष स्थगित करा रहा। एक फर्जी मामले पर सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। यानी इनसे जो पूछा जाए वो सीधे फर्जी मामला हो जाता है। ये जो बोले वो ब्रह्मांड का सत्य हो जाता है। एक तरफ जॉर्ज सोरोस के मामले में कांग्रेस की धुलाई बीजेपी कर रही है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के पार्टनर्स भी कांग्रेस को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, उसकी बैंड बजा रखी है। भाई ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी तो खुलकर अब कह रही है कि इंडी गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को सौंप देनी चाहिए भाई, क्योंकि कांग्रेस से कुछ ना हो पा रहा। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लोग तो अब खुलकर कहने लगे हैं कि राहुल गांधी लीडरशिप कर ही नहीं सकते भाई, वो अब नहीं सुधरेंगे। ये ट्वीट कर रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी के लोग। टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने तो अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस से पीछा भी छुड़ा लिया। ये हटो, हमसे नहीं, हमको नहीं बुला, जाओ अपना करो। वो अपने अलग मुद्दे उठा रही है। इंडी गठबंधन में राहुल गांधी की यह हालत हो गई है कि कोई भी नेता आकर राहुल को 4 बात सुना देता है। राहुल गांधी पर समाजवादी पार्टी के एक नेता है IP सिंह, वो तो ट्विटर पर लिख रहे हैं भाई। IP सिंह ने सोशल मीडिया पर लिख दिया राहुल गांधी की फोटो लगाकर कि इन्होंने यानी राहुल गांधी ने जिद कर ली है कि ये अब नहीं सुधरेंगे। जनता ने, विपक्षी दलों ने बहुत अवसर दिया, लेकिन इनमें नेतृत्व का घोर अभाव है। उम्र 55 की और दिल बचपन का। 1989 की तरह विपक्ष को नया नेता चुनना ही होगा जो सत्ता परिवर्तन कर सके। ये समाजवादी पार्टी के नेता खुले लिख रहे हैं ट्विटर पे, राहुल गांधी से ना हो पाएगा, इनकी समझ ही नहीं है उम्र 55 की और ये बचपन जैसी बातें करते हैं। आप ममता बनर्जी की पार्टी को सुनिए, वो तो क्लियर कट कह रहे हैं कि राहुल गांधी इंडी गठबंधन को चला ही नहीं सकते। ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का लीडर होना चाहिए। सुनिए एक बार। अभी तक यदि आप कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखें बीजेपी से 1 to 1 तो 10% है, सिर्फ 10%। और यदि आप ममता बनर्जी का देखें तो 70% है बीजेपी को हराने में। और जिस प्रकार से अभी परिस्थिति बनी है, इंडिया ब्लॉक के अनेकों वरिष्ठ नेताओं ने इस विषय को कहा है कि ममता बनर्जी से कोई बढ़िया नहीं है व्यक्ति जो इंडिया गठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर सकता है। यानी ऐसा लगने लगा है कि ममता बनर्जी अखिलेश यादव मिलकर ही राहुल गांधी का पैकअप कर देंगे। सीधी सी बात है, इंडी गठबंधन में अब सब राहुल गांधी से पक चुके हैं। राहुल गांधी की लीडरशिप में इंडी गठबंधन का जो तमाशा बन गया है, उससे अब सब परेशान। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस खुद तो डूब ही रही है, उन्हें भी डुबा कर मानेगी। भाई राहुल गांधी का क्या है, वो तो कल को कह देंगे
जुडिशरी पे विश्वास नहीं है, मीडिया पे विश्वास नहीं, मीडिया वाला सवाल पूछेगा, तुम बीजेपी का सवाल पूछते हो, कल को वो कह देंगे कि ममता बनर्जी अखिलेश यादव भी मिल गए हैं मोदी से जाके। उनका क्या है, बोलने में कुछ जाता है, लेकिन जो लोग साथ काम कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है बॉस कि नहीं हो पा रहा है इस आदमी से। ममता बनर्जी के लिए एक बार तो सब राजी भी हो जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी को कोई अपना नेता मानने को तैयार नहीं। भाई सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं, संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं भी। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई, इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। जो बात समाजवादी पार्टी ने कहा है कि माननीय राहुल गांधी जी हमारे नेता नहीं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। अगर गठबंधन के नेता हैं तो जो सीनियर नेता हैं खड़गे साहब हैं वो गठबंधन के नेता हैं, तो हमारा कांग्रेस में कहीं लड़ाई नहीं। और यानी आज की डेट में राहुल गांधी को कोई नेता मानने को तैयार नहीं। जो बातें हमने आपको फैक्चुअली पाठशाला में बताई वही हो रही हैं। हमने आपको कहा था भाई 99 पे पॉपकॉर्न बन के उछलने से कुछ नहीं होगा। सच ये है कि आप विपक्ष में बैठे हैं और आपकी सीटें नहीं आ रही हैं। आज लोग गिना रहे हैं ना भाई कि नहीं जीते, हिमाचल में क्यों नहीं जीते, कर्नाटक में क्यों नहीं जीते, पूछ रहे हैं ना लोग, इंडी के अलायंस के लोग पूछ रहे हैं। हमने आपको कहा था कि हरियाणा महाराष्ट्र हारते, अब देखिएगा राहुल गांधी का क्या से क्या कर देंगे ये लोग। अब देखिए सेम सब चीज शुरू हो गया। जो पाठशाला में हमने आपको बताया एग्जैक्टली वही सब हो रहा है। यानी मोदी को घेरने के चक्कर में उल्टे खुद राहुल गांधी फंसते चले जा रहे हैं और इसके साथ ही पूरे इंडी गठबंधन को फंसा दिया, जिससे इंडी गठबंधन में गदर मचा है। ममता बनर्जी को राहुल गांधी नेता के तौर पर स्वीकार नहीं है। अखिलेश यादव को भी अब राहुल गांधी की लीडरशिप नहीं पसंद। अखिलेश चाहते हैं कि अडानी का नहीं बल्कि संबल का मुद्दा उठे। उधर महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। पूरे इंडिया अलायंस में बवाल मचा है भाई। आदित्य ठाकरे ने समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता दिया है। सुनिए, विकास आघाड़ी में टकराव दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी एक तरफ जहां बोल रही है कि वो अलग हो जाएगी, आप ही की पार्टी के... मैं उन पे ज्यादा बयान नहीं देना चाहता। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम, यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं, वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज्यादा बोलने के लिए आप इस पे ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। कभी कभी तो हिसाब ही समझ में नहीं आता। सब बीजेपी की बी ही टीम है। ये कह रहे हैं सपा बीजेपी की बी टीम है। आम आदमी पार्टी कभी कभी कहती है कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। कोई कहता है ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। कोई कहता है उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी की बी टीम। सब बीजेपी की बी ही टीम है। तो फिर बीजेपी प्लस बी टीम तो कुछ तो बचा ही नहीं। फिर इंडी गठबंधन में ऐसी मारकाट मची है, लेकिन कांग्रेस को तो जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कांग्रेस ने यह देखकर भी आंख कान मुंह सब बंद किया हुआ है कि पूरा इंडी गठबंधन राहुल गांधी के खिलाफ, कोई उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। कांग्रेस अब यह कहने लगी कि इंडी गठबंधन की जो खबरें आ रही है वो अडानी की वजह से आ रही, यानी अब अडानी इंडी गठबंधन के साथ मिल गए और इंडी गठबंधन को राहुल गांधी के खिलाफ कर दिया। सुनिए कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को। अडानी जी का प्रताप है भैया, चारों तरफ अडानी जी का चल रहा है। ये सब सारा जो चल रहा है अडानी जी की वजह से चल रहा है। ये नैरेटिव जो क्रिएट कराया जाता है वो तो आजकल देश में हो क्या रहा है, यही तो हो रहा है। तो आप लोग मानते हैं कि लीडरशिप को लेकर अब विवाद हो रहा है इंडिया में? नहीं तो ये वो जिन्हें विवाद करना करें, हमारी तो लीडरशिप मजबूत है और मजबूती के साथ खड़ी है। मतलब ये सबको अडानी से जोड़ देंगे, मीडिया को, जुडिशरी को, इसको उसको, फलाना ढिमकाना, अपने ही लोगों को, सब अडानी के प्रभाव में। लेकिन अपने नेता प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस में कुछ नहीं बदलने वाला। पाठशाला में अब अगली क्लास। कोर्ट पहुंचे लॉरेंस बिश्नोई से 50 सवाल और जज के सामने ही क्या बड़ा खुलासा हो गया। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान और दूसरी धमकियों पर जो कहा वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है, उसकी फिल्म को बनाने में कौन जुटा है? अब इसका चैप्टर। गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई के नाम ने ऐसा गदर मचाया है कि उस पर अब वेब सीरीज बननी शुरू हो चुकी है। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर न जाने कितनी बातें चर्चा में,
लॉरेंस बिश्नोई के नाम की दहशत बढ़ती जा रही। लेकिन जब से मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, तब से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फोन पर धमकाने का जैसे ट्रेंड सा चल गया। हर रोज पुलिस किसी ना किसी केस में लॉरेंस कनेक्शन की खोज कर रही है, क्योंकि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कुछ करे या ना करे, उसका नाम हर 2 दिन बाद हेडलाइंस में रहता है। जैसे सलमान खान को कहीं भी धमकी मिलती है तो लॉरेंस का नाम चर्चा में आता है। बिहार से सांसद पप्पू यादव को धमकी भरी कॉल आई तो लॉरेंस का नाम ले लिया। और तो और खुद को बाल संत कहने वाले अभिनव अरोड़ा का परिवार भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने की बात कह चुका है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने का दावा कर चुका है। इसी तरह किसी को भी वसूली के लिए कॉल आता है, जान से मारने की धमकी मिलती है, सीधा लॉरेंस बिश्नोई का नाम लोग लगा देते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब अपने नाम पर मिल रही धमकियां खुद लॉरेंस बिश्नोई उस पर जवाब दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर जज के सामने क्या खुलासा किया और वो कौन है जो लॉरेंस बिश्नोई पर फिल्म बनाने में जुटा है, आज पाठशाला में इसकी डिटेल आपको बताऊं। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की 7 साल पुराने एक केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर कोर्ट में पेशी हुई। इस पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या सफाई दी है और ये केस कौन सा है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊं। पहले बात पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई के पहनावे की, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने लाल रंग की टी शर्ट और नीली जींस पहनी हुई थी। उसके बाएं हाथ में रुद्राक्ष की एक माला भी थी और उसने सिंदूर का तिलक लगा रखा था। पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई से 50 से ज्यादा सवाल पूछे गए। सूत्रों का दावा है कि सवालों के जवाब देते वक्त लॉरेंस बिश्नोई के चेहरे पर किसी तरह की कोई घबराहट नहीं आई। कोर्ट में ज्यादातर सवालों के जवाब में लॉरेंस यही कहता रहा कि भाई वो तो जेल में बंद है, जेल से किसी को धमकी कैसे दे सकता है, किसी को मार कैसे सकता है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को साजिश बताया और कहा कि उसके भाई अनमोल को भी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जेल में मोबाइल फोन नहीं होता है, ऐसे में वो किसी से मोबाइल पर कैसे बात कर सकता है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी सफाई में कहा कि कुछ लोग बस उसके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस भी इस साजिश में पूरी तरह शामिल है। यानी पूरी कहानी पलट दी लॉरेंस बिश्नोई ने। वो कह रहा है भाई मैं अंदर बैठा हूं जेल में, मैं कैसे धमकी दूंगा, मैं कैसे मार दूंगा, वो मेरे नाम का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस भी मिली हुई है। यानी कहानी में पूरा ट्विस्ट आ चुका है। जिस केस में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी हुई उसके बारे में भी जानना चाहिए। यह मामला करीब 7 साल पुराना है। आरोप है कि 4 मार्च 2017 को लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरनेट कॉल के जरिए जोधपुर में जैन ट्रैवल्स के मालिक मनीष जैन को वसूली के लिए धमकाया। धमकी देने के बाद 2 आरोपियों ने मनीष जैन के ऑफिस में घुसकर फायरिंग की या फायरिंग की कोशिश की, लेकिन पिस्टल लॉक होने की वजह से फायरिंग हो नहीं पाई। इसके बाद कारोबारी मनीष जैन के घर पर फायरिंग की गई। मनीष जैन को डराने के लिए उसकी कार तक जला दी गई। इस घटना के बाद राजस्थान पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए जोधपुर ले आई, जो उस वक्त पंजाब की जेल में बंद था। इसी केस में लॉरेंस बिश्नोई से कोर्ट में सवाल पूछे गए। लॉरेंस से पूछा गया कि मनीष जैन के घर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स दावा कर रहे हैं कि दोनों की लॉरेंस से बात हुई थी। दोनों आरोपियों ने पंजाब से अकाउंट में पैसे मिलने की भी बात मानी है। इस पर लॉरेंस बिश्नोई ने क्या कहा वो भी सुनिए। कहा जा रहा है कि उसने कहा कि वारदात होने के 3 साल पहले से वो जेल में था, उसके बाद भी वो जेल में बंद है, ऐसे में वो घटना को अंजाम दे कैसे सकता है। लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी दावा किया कि उसके पास से किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं हुई है। लॉरेंस बिश्नोई ने आरोप लगाया कि जब इस मामले में उसने पुलिस के साथ सहयोग करने से इनकार किया तो पुलिस ने उसके भाई अनमोल बिश्नोई को भी फंसा दिया। लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस पर अपराध कबूल करने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। यानी पूरी कहानी अब पलट गई है। लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि मैं जेल में हूं और मैं तो खुद विक्टिम हूं, पुलिस मुझे फंसा रही है और मेरे भाई को फंसा रही है। दरअसल इस केस में जिस तरह धमकी के बाद टारगेट को डराने के लिए उसके घर या दफ्तर पर फायरिंग की कोशिश की गई, उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के काम करने का पैटर्न माना जा रहा है। क्योंकि सलमान खान को धमकी देने के बाद इसी साल 14 अप्रैल को मुंबई में इसी गैंग से जुड़े लोगों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। तो कहा जा रहा है कि यह पैटर्न मिल रहा है। लेकिन यह लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अकेला मामला नहीं है जिस पर सुनवाई चल रही है। श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोप में जेल में बंद उसका लिव इन पार्टनर आफ्ताब इन दिनों बड़ी टेंशन में। वो केस नहीं याद है जिसमें 35 टुकड़े किए गए थे। आफ्ताब पर आरोप है कि उसने श्रद्धा वालकर की हत्या करके उसके शव के 35 टुकड़े किए और उसे फ्रिज में रखा था, फिर बैग में भरकर जंगल में फेंकता रहा। इस मर्डर केस को करीब 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक श्रद्धा को पूरी तरह इंसाफ नहीं मिल पाया।
लेकिन सूत्रों का दावा है कि अब तिहाड़ जेल में बंद आरोपी आफताब डरा हुआ है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार एक आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि आफताब अब लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आ चुका है और उसके शूटर आफताब की कोर्ट में आने जाने के दौरान भी रेकी कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इसकी खबर मिलने के बाद आफताब के वकील ने उसकी ऑनलाइन पेशी की गुहार लगाई, जिसे कोर्ट ने मान भी लिया है। यानी जेल में जो बंद है वो भी लॉरेंस बिश्नोई से घबराया हुआ है, जो जेल के बाहर है वो भी घबराए हुए हैं, और लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि मैं तो जेल में बंद हूं, मैं कैसे क्या कर सकता। यानी कहानी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। पाठशाला में अगला चैप्टर, यूपी चुनाव के पहले पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की वो तस्वीर आई कि अखिलेश सोना पाएंगे आज। मोदी योगी ने नोएडा के पास वो बना दिया जो चीन और रूस भी ना बना पाए। अब इसका चैप्टर, पाठशाला में अब जो खबर बताने जा रहा हूं वो एक खबर से ज्यादा एक खुशखबरी है, क्योंकि अब भारत को एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट मिलने वाला है। आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट की पहली ट्रायल लैंडिंग हो गई। आज इंडिगो की एक फ्लाइट दिल्ली के एयरपोर्ट से उड़कर नोएडा पहुंची और वहां उसने सफल लैंडिंग करके एक नया इतिहास लिख दिया। दिन भर में हजारों प्लेन उतरते होंगे, लेकिन यह बहुत स्पेशल लैंडिंग थी बॉस। अगले कुछ महीने में यहां से रेगुलर फ्लाइट शुरू हो जाएगी और इसके बाद दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए लंबे जाम से गुजरकर दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अब तक जो लोग दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने जाते थे, उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने के लिए 3-4 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता था। इसके अलावा दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद घर तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों का बहुत टाइम बचेगा। 3 साल पहले 25 नवंबर 2021 को जब पीएम मोदी ने जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी, तब वादा किया था कि अगले 3 साल के अंदर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भारत में तैयार होगा। और नरेंद्र मोदी ने, सीएम योगी ने मिलकर 3 साल में बॉस, ओनली 3 इयर्स, वो वादा ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है। एक जमाना था जब भारत में किसी सरकारी इमारत के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक सालों का वक्त लग जाता था। मंत्री जी के अप्रूवल से लेकर काम पूरा होने में सालों लग जाया करते थे। अब पीएम मोदी के दौर में यह सब नहीं होता। आज जब जेवर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग हुई तो इसके स्वागत में वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई। आप देखिए, सलामी दी गई एक तरह से उसको। इंद्रधनुष की आकृति बनाकर इसके बीच में से फ्लाइट को गुजारा गया। यह तस्वीर आज पूरी दुनिया में वायरल है, क्योंकि भारत अब उन देशों में शामिल होने जा रहा है जहां दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट कुछ ही समय में शुरू होने वाला है। आज इन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखकर आज मोदी योगी के विरोधियों को नींद नहीं आएगी। आज मोदी ने दिखा दिया कि मोदी है तो संभव है, क्योंकि भारत की तरक्की में एक नाम और जुड़ गया है। इस एयरपोर्ट की खूबियां बताने से पहले आपको आज हुई पहली लैंडिंग के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि रनवे के ट्रायल का सीधा सीधा मतलब है कि एयरपोर्ट पब्लिक के लिए कुछ ही दिनों में खुलने वाला है। आज सुबह करीब 11 बजे इंडिगो की विमान ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और 10 मिनट में जेवर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गया। लेकिन लैंडिंग से पहले विमान ने आसमान में ही 1.5 घंटे तक चक्कर लगाया ताकि लैंडिंग और दूसरी तकनीकी जानकारी का डेटा तैयार किया जा सके। इस दौरान विमान के पायलट और नोएडा एयरपोर्ट के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच तकनीकी पहलुओं पर बातचीत चलती रही। एटीसी से ग्रीन सिग्नल मिलने पर विमान को दोपहर करीब 1 बजे लैंड करवाया गया। विमान की सफल लैंडिंग के बाद अप्रैल से जेवर एयरपोर्ट को कमर्शियल उड़ानों के लिए खोल दिया जाएगा। अब आप 6 फरवरी के बाद जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट की टिकट भी बुक करवा सकते हैं, क्योंकि 17 अप्रैल से कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएंगी जेवर एयरपोर्ट से। आज जेवर एयरपोर्ट पर जिस फ्लाइट की सफल लैंडिंग करवाई गई, इसमें कोई यात्री नहीं था। इस फ्लाइट में सिर्फ 2 पायलट और क्रू स्टाफ शामिल था। इस दौरान फ्लाइट की लैंडिंग से लेकर इसके पार्किंग तक पहुंचने की हर घटना को, हर चीज को, हर पहलू को देखा गया। इस दौरान फ्लाइट की एक पूरी टाइमलाइन बनाई गई। इसके बाद फ्लाइट को उड़ान भरने के लिए फिर से रनवे पर लाया गया और इसके बाद यह विमान दिल्ली के लिए उड़ गया। अभी कई दिनों तक इसी तरह से विमानों की ट्रायल लैंडिंग चलेगी ताकि हर तकनीकी पहलू को ठीक से समझा जा सके, ट्रायल रन टाइप। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि नोएडा एयरपोर्ट बनने के बाद किस तरह दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। नोएडा एयरपोर्ट का पहला फेज बनने के बाद इस पर हर साल 1 करोड़ 20 लाख यात्री हवाई यात्रा कर पाएंगे। इसके बाद चौथा और फाइनल फेज बनने के बाद यहां से हर साल पैसेंजर कैपेसिटी 7 करोड़ की हो जाएगी। इस समय दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की सालाना पैसेंजर कैपेसिटी करीब 4 करोड़ है।
इसके अलावा नोएडा एयरपोर्ट पर 6 रनवे तैयार किए जा रहे हैं, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी 4 रनवे। नोएडा एयरपोर्ट पर पहला रनवे बनकर पूरी तरह से तैयार है, जिसकी लंबाई 3900 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। इस रनवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि घने कोहरे के दौरान भी इस पर फ्लाइट लैंड करवाई जा सकती है। नोएडा एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी से आने वाले यात्रियों के लिए मेट्रो के अलावा रैपिड ट्रांजिट रेल सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। इस रैपिड ट्रेन की मदद से गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक की 72 किलोमीटर की दूरी मात्र 66 मिनट में पूरी की जा सकती है। यानी अब से कुछ समय बाद नोएडा और आसपास के लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अब आप जेवर एयरपोर्ट से ही देश विदेश की यात्रा कर सकेंगे। और ये इतना बड़ा एयरपोर्ट, आप सोचिए, चीन के पास इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, रशिया के पास इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है जितना बड़ा एयरपोर्ट नोएडा के करीब जेवर में बनकर तैयार हुआ है।